Good morning, students. Myself Sandeep Kakran. Today we will discuss about the very short and long answer of chapter 3 in history ruling the countryside. So we will start. Firstly, very short answer type questions. First question: what were weekly markets called? वीकली मार्केट्स कहते हैं जो वीक में एक बार लगते हैं, ठीक है। साप्ताहिक मार्केट, साप्ताहिक बाज़ार को साप्ताहिक मार्केट्स किस नाम से जाने जाते थे, उनको क्या कहा जाता था, ठीक है। आंसर है हाट्स। अंडरस्टूड। सेकेंड, हु वाज गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1819 टू 1826? 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? आंसर इज थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1819 टू 1826। थर्ड क्वेश्चन, इन ब्रिटेन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स व्हाट वाज महल नोन फॉर? ब्रिटिश में, यानी कि ब्रिटिश रूल के समय जब यहाँ पर कंपनी का शासन था, उस समय रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल को क्या कहा जाता था, ठीक है। ए विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज। ए विलेज यानी कि विलेज जो होते थे गांव, उनको महल कहा जाता था, या एक विलेज का ग्रुप। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड कंपनी वांट टू एक्सपेंड एरिया फॉर इंडिगो कल्टीवेशन? इंडिगो कल्टीवेशन के लिए कंपनी एरिया को एक्सपेंड करना क्यों चाहती थी? अंडरस्टूड। यानी कि जो कंपनी थी वो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए एरिया एक्सपेंड क्यों करना चाहती थी? आंसर, बिकॉज ऑफ द राइजिंग डिमांड ऑफ इंडिगो इन यूरोप, क्योंकि यूरोप में इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड? जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर, चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ we will discuss about the short answer. I will explain the short answer. First question, how was indigo cultivated? इंडिगो की खेती कैसे की जाती थी? आंसर, there were two main systems of indigo cultivation, निज एंड रियोती। टू मेन सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, निज एंड रियोती। Within the system of niche cultivation, the planters produced indigo in lands that he directly controlled. निज सिस्टम में क्या होता था कि जो प्लांटर्स थे वो डायरेक्टली लैंड को कंट्रोल करते थे, यानी लैंड पर डायरेक्टली कंट्रोल होता था प्लांटर्स का, ठीक है, जिसमें वो इंडिगो प्रोड्यूस करते थे, उस पर डायरेक्ट अधिकार किसका होता था? प्लांटर्स का होता था, उसी के कंट्रोल में होती थी लैंड। अंडर द रियोती सिस्टम, द प्लांटर्स फोर्स टू द रियोस टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन एग्रीमेंट या सट्टा। इसमें रियोती सिस्टम में क्या था कि रियोती सिस्टम में जो प्लांटर्स होते थे वो रियोत को फोर्स करते थे। रियोत का मीनिंग है जो पीजेंट्स हैं, फार्मर, उनको मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता था, एक कॉन्ट्रैक्ट पर उनसे साइन कराए जाते थे, ठीक है, एग्रीमेंट लिखवाया जाता था उनसे। अंडरस्टूड। क्लियर। कि वो प्लांटर्स के लिए इंडिगो ग्रो करेंगे, जितनी उनके पास लैंड है उसका 25% पर वो इंडिगो ग्रो करेंगे। तो इस तरह की शर्तें रखी जाती थी उनसे और उनको फोर्स किया जाता था रियोती सिस्टम में। अंडरस्टूड। तो देयर वर टू सिस्टम, निज सिस्टम एंड रियोती सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो इन ब्रिटेन? ब्रिटेन में इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों थी? बाय द एंड ऑफ द 18th century, द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर. ब्रिटेन began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating on enormous new demand for cloth dye. बाय द एंड ऑफ द 18th century, 18th century के एंड में
ब्रिटेन में इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी क्योंकि ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियलाइज स्टार्ट किया। ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, वहाँ पर इंडस्ट्रिया लगी, ठीक है, और वहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। कॉटन प्रोडक्शन में जो कॉटन की क्लॉथ थे उनको डाई करने के लिए इंडिगो का यूज होता था, ठीक है, तो इसलिए इंडिया की जो इंडिगो थी उसकी डिमांड बढ़ने लगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, गिव टू प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मोनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रिवेन्यू। टू प्रॉब्लम्स के नेम बताने, टू प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक है, जो न्यू सिस्टम से आई, ठीक है, जो न्यू सिस्टम था मोनरो सिस्टम, उसमें जब रेवेन्यू फिक्स हुआ तो उससे क्या टू प्रॉब्लम्स हुई। फर्स्ट, ड्राइवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई ए रेवेन्यू डिमांड। जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, जो कंपनी के जो अधिकारी थे, वो उनकी इच्छा, इनकम की जो डिमांड थी उनकी इंक्रीज वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने की जो इच्छा थी, जो उनकी डिजायर थी वो बढ़ती जा रही थी। इससे क्या हुआ कि उन्होंने ज़्यादा रिवेन्यू की वो डिमांड करते थे पीजेंट से, हाई रिवेन्यू डिमांड करने लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पहले से भी। सेकेंड प्रॉब्लम, पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, यूथ फ्लैड द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड। जो पीजेंट्स थे वो टैक्स पे करने में असफल हो जाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था पीजेंट से, और इस तरह से वो कंट्री साइड जो थे, यानी कि जो विलेज रूरल एरिया थे, वहाँ से पीजेंट छोड़कर दूसरे एरिया में जाने लगे। खेती करना उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, विलेज जो थे वो डेजर्टेड हो गए, यानी एक तरह से उजड़ गए गाँव। नेक्स्ट, वी विल डिस्कस नाउ लॉन्ग आंसर्स। फर्स्ट लॉन्ग इज describe the main feature of the परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट की मेन फीचर डिस्क्राइब करनी है, ठीक है, मेन फीचर, फीचर कहते हैं विशेषताएं, क्या मुख्य विशेषताएं थी इसकी परमानेंट सेटलमेंट की मेन फीचर्स। फर्स्ट, इन द परमानेंट सेटलमेंट द राजाज एंड तलूकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स and were to collect revenue from the peasants and pay to the company। फर्स्ट फीचर ये थी परमानेंट सेटलमेंट की कि इसमें जो राजा थे और तलूकदार थे उन सबको जमींदार बना दिया गया, ठीक है, और जमींदार को रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कहा गया पीजेंट से, और कंपनी को पे करने के लिए कहा गया। जो जमींदार थे वो पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे और कंपनी को देते थे। सेकेंड, द कल्टिवेटर बिकेम द टीनेंट ऑफ द जमींदार एंड लॉस्ट हिज राइट्स। जो कल्टीवेटर से, कल्टीवेटर जो खेती करते थे वो टीनेंट हो गए जमींदारों के, मतलब एक तरह से उनके ठेकेदार हो गए, ठीक है, बंधुआ मजदूर हो गए, काम करते थे कल्टीवेटर्स, और राइट किसका होता था, जमींदारों का। एंड लॉस्ट हिज राइट्स, उन्होंने अपने अधिकार खो दिए ज़मीनों से, उन पर ज़मीनों पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा, ठीक है, कल्टीवेटर्स का। किसका अधिकार था, जमींदारों का, क्योंकि सभी ज़मीनें लेकर कल्टीवेटर से ज़मींदारों को दे दी गई। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, जो इसमें अमाउंट था उसको फिक्स कर दिया गया परमानेंटली, ठीक है, कि उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जाएगा। फोर्थ फीचर, 90% ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द जमींदार वेंट टू द कंपनी एंड 10% वाज केप्ट बाय हिम। जो भी रेंट कलेक्ट होता था, रिवेन्यू कलेक्ट होता था, उसका 90% जो जमींदार थे वो कंपनी को देते थे और 10% अपने आप रखते थे। फिफ्थ फीचर, इट्स इफ़ेक्ट ऑन द जमींदार एंड पीजेंट्स वाज डिजास्ट्रियस। जो इसका इफ़ेक्ट था वो जमींदारों पर और पीजेंट्स पर बहुत ही डिजास्टर था, मतलब ठीक नहीं था, ठीक है, पीजेंट्स पर और जमींदारों पर। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वर रियोट्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो इन बंगाल। बंगाल में किसानों ने या फार्मर्स ने या रियोट्स ने, रियोट किसको कहा गया है, पीजेंट्स को या फार्मर्स को, ठीक है, बंगाल में फार्मर्स ने इंडिगो की जो खेती थी, ठीक है, उसको कम क्यों कर दिया, रिलक्टेंट मतलब कम कर दिया, घट गया उसका प्रोडक्शन। फर्स्ट,
द प्लांटर्स पेड ए वेरी लो प्राइस फॉर इंडिगो। फर्स्ट कि जो प्लांटर्स थे वो बहुत ही कम प्राइस देते थे इंडिगो के लिए, जिसमें पिजेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं होता था। सेकेंड, द रियोट्स वाज नॉट इन ए पोजिशन टू इवन रिकवर हिज कॉस्ट, अर्निंग ए प्रॉफिट वाज फॉर बेस्ट आइडिया। यानी कि जो रियोत थे, जो कि पिजेंट्स थे रियोत, ठीक है, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो अपनी इस तरह की उनको कॉस्ट मिल जाए कि वो उसको रिकवर कर सके। इतना प्रॉफिट उनको नहीं होता था इंडिगो में, ठीक है। प्रॉफिट जो था वो केवल उनके लिए एक फैच आइडिया था। फैच आइडिया मतलब कि एक केवल कल्पना करना था, क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता था। द रियोत वाज ऑलवेज अंडर डेप्ट। जो रियोत थे वो हमेशा कर्ज में दबे रहते थे। अंडरस्टूड। जो प्लांटर्स थे वो उनको पहले ही लोन देते थे और बाद में उनकी क्रॉप्स को बहुत ही सस्ते में खरीदते थे। थर्ड, द प्लांटर्स इंस्टेड दैट द पिजेंट्स कल्टिवेटर इंडिगो ऑन द मोस्ट फर्टाइल पार्ट्स ऑफ देयर लैंड, बट द पिजेंट्स प्रेफर्ड growing rice on the best soil, as after on indigo harvested the land could not be used for sowing rice। जो प्लांटर्स थे, ठीक है, और जो पिजेंट्स थे जो इंडिगो कल्टीवेट करते थे वो मोस्ट फर्टाइल पार्ट पर करते थे। जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ लैंड होती थी वहीं पर इंडिगो उगाई जाती थी। लेकिन जो पिजेंट्स थे वो राइस उगाना प्रेफर्ड करते थे, क्योंकि राइस इज़ द स्टेपल फूड, राइस को खाया जाता था, ठीक है, तो इसलिए वो राइस उगाना पसंद करते थे उस पर। लेकिन जिस फील्ड में एक बार इंडिगो हार्वेस्टेड कर ली जाती थी, ठीक है, उसके बाद उसमें फिर दोबारा राइस उगाना इम्पॉसिबल था। राइस नहीं उगा सकते थे क्योंकि उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती थी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in Bengal। बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन क्यों घट गया, ठीक है, क्या सर्कमस्टेंस थी, क्या परिस्थितियाँ थी। और आंसर, द रियोट्स बिगेन टू रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, दे वर सपोर्टेड बाय द विलेज हेडमैन एंड द सम जमींदार इन देयर फाइट्स। जो रियोत थे उन्होंने इंडिगो की खेती करना बंद कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे कंपनी के लिए या प्लांटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनको ज़मींदारों ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने अपना जो ब्लू रेबिलियन था ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है, प्लांटर्स के अगेंस्ट। और जो हेडमैन थे, जो मुखिया थे, विलेज हेडमैन कहा जाता था जिनको, कुछ ज़मींदार थे जिन्होंने फाइट में उनको सपोर्ट किया। किसको? पिजेंट्स को, रियोत को। द स्केल ऑफ प्रोटेस्ट वाज सो मच दैट द गवर्नमेंट हैड टू इंटरवेन। यानी जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी पिजेंट्स को सपोर्ट किया। देखा, उसके लिए कि इंक्वायरी वहाँ पर बैठाई गई, इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया। इंडिगो कमीशन ऑफ सेटअप टू इंक्वायरी इनटू द प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स थी उसको इंक्वायरी करने के लिए इंडिगो कमीशन को सेटअप किया गया। द कमीशन एक्सेप्टेड द फॉल्ट्स ऑफ द प्लांटर्स एंड अलाउ द रियोत टू ग्रो वाट एवर दे विस्ड। जो इंडिगो ये कमीशन था उसने एक्सेप्टेड किया कि प्लांटर्स की गलती है, फॉल्ट्स है, ठीक है, प्लांटर्स ने पिजेंट्स के साथ सही से व्यवहार नहीं किया, उनको फोर्स करते थे, प्लांटर्स इंडिगो उगाने के लिए मजबूर करते थे उनको, ठीक है, उनसे गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराते थे। तो इसलिए प्लांटर्स गिल्टी थे, अपराधी थे। एंड जो ये इंडिगो कमीशन था उसने रियोत को अलाउ किया कि जो वो अपनी खेत में जो भी वो उगाना चाहते हैं वो उगा सकते हैं अपनी इच्छा से। दिस लेड टू इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। इसी से बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन का कोलैप्स हो गया, यानी जो उत्पादन था, प्रोडक्शन था, वो घट गया पहले से, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।